In vector model of atom, we were discussing the spectroscopy of one electron atoms. जैसा कि आपने अभी तक जो वेक्टर एटम मॉडल में डिफरेंट फैक्ट्स को डिस्कस किया है, तो हम लोगों ने देखा कि हमारा जो डिस्कशन है वह लिमिटेड है वन इलेक्ट्रॉन एटम पर। हमने पहले भी आपको वन इलेक्ट्रॉन एटम का मीनिंग बताया था। हम जस्ट उस फैक्ट को थोड़ा सा रिपीट करते हैं आज भी, क्योंकि आज के डिस्कशन के लिए भी ये ज़रूरी है। इनफैक्ट जब आप कहते हैं वन इलेक्ट्रॉन एटम, इसका मीनिंग क्या होता है? आपको मालूम है कि किसी भी एटम का जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज या ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होता है, इनफैक्ट वह डील होता है इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम। और अगर किसी भी एटम का सारा ऑप्टिकल प्रॉपर्टी या स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही निर्धारित होता हो, तब हम लोग वैसे एटम को वन इलेक्ट्रॉन एटम कहते हैं। और वह जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, जिसके टर्म में आप सारे स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ द एटम को डिटरमिन करते हैं, सच इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन। जैसे हम इस कॉन्सेप्ट को कुछ प्रॉपर एग्जाम्पल से क्लैरिफाई करना चाहते हैं। आप एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हम हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं। हाइड्रोजन एटम, जैसा आप जानते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। कहने का मतलब इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है। अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो आप लिखते हैं 1s1, सबको मालूम है, ठीक है। और अगर लिथियम की बात करें जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, उसका कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हैं 1s1 2s1। और अगर सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 11, उसका कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो हमने अंडरलाइन किया 1s2 और 1s2 2s2 2p6, ये जो सबसेल्स है ये कम्प्लीटली भरा हुआ है, पूर्णतः फिल्ड है। और जो सेल कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन से भरा होता है, जो उसका एकोमोडेशन एबिलिटी है, अगर उतना इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट है, तो सच सेल्स आर नोन एज कम्प्लीटली फिल्ड सेल्स, या आप उसको क्लोज्ड सेल्स भी कहते हैं। इनफैक्ट जो क्लोज्ड सेल्स है, जो इलेक्ट्रॉन से पूरी तरह से भरा हुआ है, उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं होता है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के निर्धारण में। ऐसे एटम का सारा जो प्रॉपर्टी है वह डिटरमिन होता है केवल जो इनर क्लोज सेल के बाहर जो सेल है, दैट इज आउटर मोस्ट सेल। जैसे हाइड्रोजन में 1s1, इनफैक्ट हाइड्रोजन एटम में कोई इनर सेल है ही नहीं। लेकिन अगर लिथियम और सोडियम की बात करें तो इनर क्लोज सेल है 1s2 और सोडियम में है 1s2 2s2 2p6, और ये पूरी तरह से फिल्ड है, कम्प्लीटली फिल्ड है। तो निश्चित रूप से जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी का निर्धारण होता है वह सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। और वह इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है? तो आउटर मोस्ट सेल में, 1s1 हाइड्रोजन में, 2s1 लिथियम में और 3s1 सोडियम में। और यही कारण है कि भले ही इसमें इलेक्ट्रॉन लिथियम और सोडियम में मोर देन 1 है, उसके बावजूद भी हम लोग इसको वन इलेक्ट्रॉन एटम ही बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा कि वन इलेक्ट्रॉन एटम का मीनिंग क्या होता है। हालांकि इसके अलावा अगर आप बात करते हैं कुछ आयन का, जैसे हीलियम आयन He+, या बेरिलियम आयन Be+, मैग्नीशियम का आयन Mg+, या बोरोन का आयन B++, या एल्युमिनियम का आयन A++, इस तरह से ये जो कुछ आयन्स है, इनफैक्ट ये सब आयन भी इसी कैटेगरी में आता है। ये भी वन इलेक्ट्रॉन एटम के कैटेगरी में आता है, क्योंकि इसमें भी सिर्फ एक आउटर मोस्ट सेल का
इलेक्ट्रॉन होगा एंड दैट इलेक्ट्रॉन विल डिटरमिन द कंप्लीट ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज और स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एटम एंड सो दैट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन। और हम ऐसे एटम या आयन को क्या बोलेंगे? वन इलेक्ट्रॉन एटम। तो ध्यान रखिए कि अभी तक हमारा डिस्कशन लिमिटेड है सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन एटम पर। यदि हम मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम की बात करेंगे तो डिस्कशन में फ़र्क होगा और वो भी आपको पढ़ना है, लेकिन वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब वन इलेक्ट्रॉन एटम के रिगार्डिंग अभी तक जो हम लोगों ने स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ा है वह क्या पढ़ा कि हमारा जो एटम है उसमें इनफैक्ट दो तरह का एंगुलर मोमेंट है। जब आप कहते हैं कि एटम में एंगुलर मोमेंटम है, इसका मतलब क्या है कि वही जो ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन में होता है एंगुलर मोमेंटम दो तरह का, दो कारणों से। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पढ़ा था कि हमारे इलेक्ट्रॉन में ऑर्बिटल मोशन है और उस ऑर्बिटल मोशन के कारण इलेक्ट्रॉन में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है और साथ ही साथ हर एक एंगुलर मोमेंटम से एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट होता है। हालांकि इस लेक्चर में हम मैग्नेटिक मोमेंट को डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं, इसके बाद जो दूसरा लेक्चर होगा उसमें हम मैग्नेटिक मोमेंट की बात करेंगे। अभी हमारा लिमिटेशन होगा केवल एंगुलर मोमेंटम तक। तो क्या कहा कि जो वन इलेक्ट्रॉन एटम में है उसमें ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन में ऑर्बिटल मोशन है और उस मोशन के कारण उसमें क्या होता है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जिसको आपने कैपिटल एल सिंबल से डिनोट किया था। लेकिन गॉडस्मिथ और उलेनबेक के हाइपोथेसिस के बाद आपने सीखा था कि हमारे इलेक्ट्रॉन में सिर्फ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ही नहीं होता है, बल्कि उसमें एक इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम भी है, आंतरिक उसको बोलते हैं, जो किसी मोशन के कारण नहीं होता है। एंड दैट वेरी एंगुलर मोमेंटम इज नोन एज स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो कहने का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन में दो कारणों से दो तरह का एंगुलर मोमेंटम और उससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट प्रेजेंट है। लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन में अगर दो एंगुलर मोमेंटम है और आप जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो निश्चित रूप से उस इलेक्ट्रॉन का जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा वह इस दोनों एंगुलर मोमेंटम, दैट इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L और स्पिन एंगुलर मोमेंटम S का वेक्टर सम होगा, उसका वेक्टर सम। उसको हम लोग वेक्टोरियली ऐड करेंगे तब आपको मिलेगा टोटल एंगुलर मोमेंटम। इनफैक्ट जब स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एडेड होता है, कंबाइन होता है, तो सच फिनोमेनन इज नोन एज स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। उसको क्या बोलते हैं? स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। जब आप कहते हैं स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, उसका मीनिंग होता है कपलिंग ऑफ ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटा, दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। इनफैक्ट इस लेक्चर में हमारा एम स्पिन ऑर्बिट कपलिंग या कपलिंग ऑफ ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम को ही डिस्कस करना है, लेकिन फिर हमारा डिस्कशन लिमिटेड रहेगा कहाँ तक? वन इलेक्ट्रॉन एटम तक, जिसका मतलब हुआ कि जिस एटम का इनर सेल्स क्लोज सेल होगा, केवल एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा वैलेंस सेल में, आउटरमोस्ट सेल में, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि हमारे एटम में प्रेजेंट है ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक, बाकी है सब इनर इलेक्ट्रॉन्स जो कि क्लोज सेल में है। और आप जानना चाहते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम, और जैसा हमने कहा कि सिंस एंगुलर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो टोटल विल बी एक्चुअली द वेक्टर सम ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L एंड द स्पिन एंगुलर मोमेंटम S। तो अगर आप L वेक्टर और S वेक्टर को ऐड कर देते हैं, देन यू गेट द टोटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर। और इस टोटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर को हम लोग कैपिटल J सिंबल से डिनोट करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो टोटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर J होगा हमारे एटम का या उस ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन का, दैट विल बी इक्वल टू L प्लस S, वेक्टोरियली जोड़ेंगे, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, जब आप कहते हैं L
ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द एटम। तो एक्चुअली करना क्या होगा कि हमारे एटम में जितना भी इलेक्ट्रॉन है उस सारे के एंगुलर मोमेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर को वेक्टोरियली ऐड करना होगा। तब सारे इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम वेक्टर को वेक्टोरियली ऐड करने से एटम का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L मिलेगा। आप इलेक्ट्रॉन को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक इनर सेल्स का इलेक्ट्रॉन और एक आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन। तो हमने ऐसा किया कि जो टोटल L को लिखते हैं Li प्लस Lv। यहाँ जब आप Li कहते हैं तो ये Li भी किसी एक इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम नहीं है, बल्कि Li को भी आप कहिए कि दिस Li इज एक्चुअली द वेक्टर सम ऑफ द एल्स ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन। मतलब इनर इलेक्ट्रॉन जितना भी है उस सारे इनर इलेक्ट्रॉन के L को वेक्टोरियली ऐड करेंगे। जैसे अभी आपने पढ़ा कि लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1, तो इनर इलेक्ट्रॉन का संख्या 2 है, तो उस दोनों इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को ऐड करेंगे तब Li मिलेगा। वैसे ही हमारा जो सोडियम है उसमें इनर इलेक्ट्रॉन का संख्या 10 है, तो 10 इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर को वेक्टोरियली ऐड करेंगे तब Li मिलेगा। ठीक है। और उसके अलावा है एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, उसको इस दोनों को ऐड करेंगे तब टोटल एंगुलर मोमेंटम मिलेगा सारे इलेक्ट्रॉन का। ठीक है। और ठीक उसी तरह से यदि आप टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम S जानना चाहते हैं तो इनर सेल्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के स्पिन एंगुलर मोमेंटम और वैलेंस सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के स्पिन एंगुलर मोमेंटम को वेक्टोरियली ऐड कर दीजिए, तब आपको क्या मिलेगा? टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम। लेकिन फिर ध्यान से देखिए, अगर हम बात करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन एटम का, तो इनर सेल्स क्लोज सेल होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है, और इनफैक्ट जब सेल कंप्लीटली फिल्ड होता है तो उस समय उसमें प्रेजेंट सारे इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर Li का जो वैल्यू होगा, मतलब सभी के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो वेक्टर सम होगा वो एक्चुअली 0 होता है। बात समझ में आई? इनर सेल्स जो कंप्लीटली भरा हुआ है उसके सारे इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर को ऐड करोगे तो रिजल्ट आएगा 0। और ठीक उसी तरह से अगर उसके सभी इलेक्ट्रॉन के स्पिन एंगुलर मोमेंटम को भी वेक्टोरियली ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0। लेकिन यह बात सिर्फ तब सही है जब आप क्लोज सेल की बात करते हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन एटम में तो जितना भी इनर सेल है सब क्लोज सेल है। इसलिए अगर हम बात करें पर्टिकुलर रूप से 1 इलेक्ट्रॉन एटम का, तो इनर सेल जिसको आप क्लोज सेल कहते हैं उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर सम Li और स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर का वेक्टर सम Si, ये दोनों ही 0 होता है। तो ध्यान से देखिए, अगर ये दोनों 0 हो गया तो 1 इलेक्ट्रॉन एटम के केस में हमारे एटम का जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर L होगा वह बराबर हो जाएगा किसके? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस सेल में है उस इलेक्ट्रॉन के ही ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के, दैट इज L विल बी इक्वल टू Lv। और ठीक उसी तरह से जो एटम का स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा वह सिर्फ उसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के स्पिन एंगुलर मोमेंटम के इक्वल हो जाएगा। इसलिए इस केस में Li और Lv या Si और Sv कहने का भी ज़रूरत नहीं है। आप इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या स्पिन एंगुलर मोमेंटम बोलिए अथवा एटम का बोलिए, एक ही मीनिंग है, क्योंकि एक ही तो इलेक्ट्रॉन है। सो हम लोग इस केस में अब जब लिखेंगे एटम का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो उसको L ही लिखेंगे, Lv लिखने की आवश्यकता नहीं है। और वैसे उसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी सिर्फ S लिखेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपने बात समझा होगा। इस बात को ध्यान रखना है कि इनर सेल्स ऐसे एटम में क्लोज सेल होता है, कंप्लीटली फिल्ड सेल होता है, और उसके सारे इलेक्ट्रॉन का जो
ऑर्बिटल अथवा स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वह वेक्टोरियली एडेड होकर के जीरो हो जाता है। इसलिए सिर्फ आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट एक इलेक्ट्रॉन ही निर्धारित करता है उसके एंगुलर मोमेंटम को। इज इट ओके? ना, डेफिनेटली यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग। अब देखिए, हमको तो जानना है यहाँ इस दोनों एंगुलर मोमेंटम का रिजल्टेंट, उसका कपलिंग, लेकिन फिर हम उस आपको कुछ याद दिलाना चाहेंगे जो आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। आप ऑलरेडी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में या जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होता है, ये सब बात पढ़ चुके हैं। वैसे ही आप स्पिन का भी कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, लेकिन हम इन नट सेल बहुत ही ब्रीफ में उस रिजल्ट को थोड़ा सा यहाँ रिपीट कर रहे हैं और तब हम उस दोनों के कपलिंग की बात करेंगे। तो देखिए, तो पहले बात करते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर का। आप जानते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एल है वह इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन के कारण उसमें होता है, और ये एल वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो वास्तव में क्वांटाइज्ड होता है, उसका डिस्क्रीट वैल्यू होता है। और आपने सीखा है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जिसे आप सिर्फ कैपिटल एल लिखेंगे, एरो साइन नहीं देंगे, वह होता कितना के बराबर है? तो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस 1 इंटू एच बार। आपने पढ़ा था कि नहीं? देखो, यहाँ जो स्मॉल एल है आरएचएस में, इनफैक्ट आप इसको क्या कहते हैं, आपने पढ़ा यार, दिस इज नोन एज ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। और आपने ये भी सीखा था कि दिस ऑर्बिटल क्वांटम नंबर इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं बोलना है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, और इसका वैल्यू होता है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इस तरह से इसका वैल्यू होता है। नॉन नेगेटिव इसलिए बोलते हैं कि 0 भी इंक्लूडेड है, और आप जानते हैं कि 0 एक नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये इसका वैल्यूज होता है। तो इससे क्या देखते हैं कि अगर हम एल का, स्मॉल एल का वैल्यू 0 रख दें तो एल का वैल्यू, कैपिटल एल का वैल्यू 0 आ जाएगा। अगर 1 रख दें, जैसे एल को रखोगे 0, तो देखो यहाँ पर कि कैपिटल एल हो जाएगा 0, और एल अगर 1 रख दें तो कैपिटल एल कितना होगा, ये ज़रा ध्यान से देखिए। दिस विल बी 1 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर रूट इंटू एच बार, मतलब हुआ कि √2 एच बार। और इसी तरह से अगर 2 रख देते हो तो 2 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज 3। तो एल, स्मॉल एल अगर 2 है तो आपका कैपिटल एल क्या होगा, √6 एच बार। तो क्या देखते हैं कि इस कैपिटल एल का कंटिन्यूअस वैल्यू नहीं है, डिस्क्रीट वैल्यू है। यही तो कारण है कि कहते हैं कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्वांटाइज्ड है। जब कहते हैं क्वांटाइज्ड है, इसका मतलब उसका डिस्क्रीट वैल्यू है, कंटिन्यूअस वैल्यू नहीं है। ओके। फिर आपने पढ़ा था कि अगर हम अपने एटम को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो वैसी स्थिति में नॉर्मली हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी में अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को हमेशा जेड डायरेक्शन मान लेते हैं। ठीक है। तो उस कंडीशन में जेड डायरेक्शन में वेक्टर एल का जो कंपोनेंट होता है, या मैग्नेटिक, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जो उसका कंपोनेंट होता है वेक्टर एल का, आप उसको सिंबॉलिकली लिखते हैं एलजेड। और ये एलजेड भी स्पेस क्वांटाइज्ड होता है। ये स्पेस क्वांटाइजेशन आप ऑलरेडी पहले के क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। और ये एलजेड होता किसके बराबर है? तो एलजेड इज इक्वल टू ml टाइम्स एच बार, जहाँ आप ml को कहते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और आपने सीखा था कि इस ml का वैल्यू स्मॉल l दैट इज ऑर्बिटल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है। एंड फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ स्मॉल l देयर आर 2l प्लस 1 वैल्यूज ऑफ ml। सीखे थे कि नहीं? l का कोई एक तुमको वैल्यू दे दिया जाएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग ml का 2l प्लस 1 वैल्यू होगा। और होगा क्या? तो l से लेकर -l तक, l से लेकर -l तक या -l से +l तक, ऐसे ही बोल सकते हैं,
एल से अगर माइनस एल तक बढ़ेंगे एम एल का वैल्यू जानने के लिए तो हमें एक सब्ट्रैक्ट करते जाना है, और माइनस एल से प्लस एल तक आएंगे तो एक ऐड करते जाना है। सो एम एल विल बी इक्वल टू एल, एल माइनस वन, ऐसे होगा एल माइनस टू, एल माइनस थ्री, इस तरह से आपको जीरो मिलेगा। और फिर माइनस एल प्लस टू माइनस एल, आप इसको काउंट करके देखेंगे तो यह वैल्यू होगा 2l प्लस वन। ठीक है, तो एल जेड हमारा स्पेस क्वांटाइज्ड है और एल का मैग्नीट्यूड स्विंग भी क्वांटाइज्ड है, और क्या फॉर्मूला होता है इसको मापने का ये आप देख रहे हैं, और ये बात आप ऑलरेडी पहले की क्लास में बहुत ही डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जो दूसरा एंगुलर मोमेंटम हमारे इलेक्ट्रॉन में है दैट इज कॉल्ड स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और जैसा हमने कहा कि दिस स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज नॉट ड्यू टू एनी टाइप ऑफ मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये मोशन इसका कारण नहीं है, बट इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का आंतरिक गुण है। और ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो होता है उसका मैग्नीट्यूड आपने पढ़ा था कि दिस इज रूट ओवर एस इंटू एस प्लस वन इंटू एच बार, याद है। और यहाँ एस को आप कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, और इसका फिक्स्ड वैल्यू है एस इक्वल टू हाफ। ये हाफ हुआ कैसे है इलेक्ट्रॉन के लिए, ये हमने एक्सप्लेन किया था सोडियम डबलेट का एग्जाम्पल लेकर के, याद है। तो दिस स्पिन क्वांटम नंबर एस इज इक्वल टू 1/2। तो ये तो फिक्स्ड वैल्यू हो गया। अगर आप इस 1/2 पुट कर दें स्मॉल एस के जगह पर तो एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 इंटू 1/2 प्लस वन इंटू एच बार, दैट इज कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड दिस विल बी इक्वल टू रूट ओवर 3/2 इंटू एच बार। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, साथ ही साथ इस एस वेक्टर का जो जेड कंपोनेंट है, जब आप कहते हैं जेड कंपोनेंट इट मीन्स कंपोनेंट अलोंग द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, वह भी स्पेस क्वांटाइज्ड होता है और उसका वैल्यू आप लिखते हैं एस जेड इक्वल टू एम एस इंटू एच बार। यहाँ जो एम एस है दिस इज कॉल्ड स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इसका वैल्यू भी प्लस एस से माइनस एस तक होगा, लेकिन एस तो 1/2 है, इसलिए इसका फिक्स्ड है कि दो ही वैल्यू होता है, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। ओके, और इसलिए इस एस जेड का दो ही वैल्यू होगा कि एस जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस एच बार बाय 2। तो स्पेस में यह सिर्फ दो ही डायरेक्शन में ओरिएंटेड होता है, जैसा आप जानते हैं कि इसका सिर्फ दो डायरेक्शन होगा। ये आपका एस वेक्टर है और यह भी आपका एस वेक्टर, और इसको अगर आप कहते हैं जेड डायरेक्शन या मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट होगा वह होगा एच बार बाय 2 और दूसरा कंपोनेंट होगा माइनस एच बार बाय 2। ओके, ये जो बात अभी तक हमने की ये ऑलरेडी आप प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं, सीख चुके हैं। अब एक्चुअली हमारा एम है इस दोनों एंगुलर मोमेंटम का रिजल्टेंट जानना। एक ही इलेक्ट्रॉन में ये दोनों एंगुलर मोमेंटम प्रेजेंट है, और एंगुलर मोमेंटम चूँकि वेक्टर क्वांटिटी है तो निश्चित रूप से अगर हम उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम जानना चाहेंगे इलेक्ट्रॉन का या ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन का, तो दोनों एंगुलर मोमेंटम वेक्टर को वेक्टोरियली ऐड करना होगा, एंड दैट इज कॉल्ड स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। उसी को आप स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कहते हैं। इसलिए जो टोटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर होगा हमारे वन इलेक्ट्रॉन एटम का कहो अथवा इलेक्ट्रॉन का बोलो, अगर उसको आप जे सिंबल से डिनोट करते हैं, दिस जे इज नोन एज टोटल एंगुलर मोमेंटम, तो दैट विल बी इक्वल टू सिंपली वेक्टर एल प्लस वेक्टर एस, वेक्टर सम लेना होगा। ठीक है, अब देखिए एल और एस के कंबाइन होने से जो रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम जे मिला, कैपिटल जे, एक्चुअली इसका मैग्नीट्यूड भी एल और एस के मैग्नीट्यूड के तरह ही क्वांटाइज्ड होता है, इसका भी डिस्क्रीट वैल्यू होता है, और ठीक उसी एनालॉजी के आधार पर आप इसके मैग्नीट्यूड को लिख सकते हैं।
ठीक वैसा ही फॉर्मूला, जैसे याद करो कि एल के मैग्नीट्यूड में लिखते थे √L इंटू एल प्लस 1 इंटू एच बार। एस स्पिन एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड लिखते थे एस इंटू एस प्लस 1 का रूट इंटू एच बार। ठीक उसी तरह से जो कैपिटल जे टोटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर का मैग्नीट्यूड है दैट विल बी इक्वल टू √J इंटू जे प्लस 1 इंटू एच बार। यहाँ जो जे है स्मॉल जे को कहा जाता है इनर क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं इसको? इनर क्वांटम नंबर, या इसको आप टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जे इज आइदर कॉल्ड इनर क्वांटम नंबर और इट इज कॉल्ड टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है, और ठीक जैसे आपने देखा है कि जो हमारा जो एल वेक्टर है और एस वेक्टर है वह स्पेस क्वांटाइज्ड है, तो ठीक उसी तरह से जब कहते हैं स्पेस क्वांटाइज्ड, इसका मतलब उसका जो जेड कंपोनेंट है उसका कुछ पर्टिकुलर वैल्यू जो होता है, पर्टिकुलर मान होता है, या हमारा एल और एस स्पेस में पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड होता है। तो वैसे यह जे भी स्पेस में हर एक डायरेक्शन में नहीं होगा, कुछ खास दिशाओं में ही ओरिएंटेड होगा। और यही कारण है कि इसका जो जेड कंपोनेंट होगा दैट इज मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन का कंपोनेंट, उसका भी डिस्क्रीट वैल्यू होगा, वह भी क्वांटाइज्ड होगा, और उसी तरह के फॉर्मूला से हम इसको भी डिटरमिन करेंगे। सो जेड कंपोनेंट ऑफ जे दैट इज टोटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, जिसको आप जे जेड कहेंगे, दैट इज इक्वल टू एम जे इंटू एच बार। एकदम सारा फॉर्मूला एक जैसा है, ध्यान से देख सकते हो। और इस एम जे को बोलेंगे मैग्नेटिक टोटल क्वांटम नंबर, जैसे आप एम एल को बोलते थे मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, एम एस को बोलते थे मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर, तो एम जे को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मैग्नेटिक टोटल क्वांटम नंबर। ध्यान से देखिए। और ठीक जैसे आपने देखा था कि एम एल का वैल्यू स्मॉल एल के वैल्यू पर डिपेंड करता है, एम एस का वैल्यू स्मॉल एस के वैल्यू पर डिपेंड करता है, ठीक उसी तरह से इस एम जे का वैल्यू स्मॉल जे के वैल्यू पर डिपेंड करता है। और पहले ही के जैसा आप कहते हैं कि अगर हमें स्मॉल जे का कोई एक वैल्यू दे दिया जाए तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एम जे का कितना वैल्यू होगा, उसी एनालॉजी पर बोलो। एक वैल्यू स्मॉल एल का देते थे तो तुम क्या कहते थे कि देयर विल बी 2L प्लस 1 वैल्यूज ऑफ एम एल, और वैसे ही जब एक वैल्यू स्मॉल एस का बताते थे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एम एस का आप कहते थे देयर विल बी 2S प्लस 1 वैल्यूज। ठीक उसी तरह से आप बोलिए कि फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ स्मॉल जे देयर विल बी 2J प्लस 1 वैल्यूज ऑफ एम जे, एंड दैट वैल्यू इज फ्रॉम -J टू +J एट ए स्टेप ऑफ 1। तो एम जे अगर तुमको जानना है तो क्या करोगे? -J से स्टार्ट करो, फिर उसमें एक ऐड करो जो आएगा, फिर उसमें एक ऐड करो, और इस तरह से आप J तक पहुंचिए, और आप देखेंगे कि देयर विल बी 2J प्लस 1 वैल्यू। इसलिए एम जे होगा -J प्लस 1 -J प्लस 2 एंड सो ऑन, J -1 एंड J, एंड टोटल नंबर इसका काउंट करेंगे तो कितना आएगा? 2J प्लस 1। ठीक है, अब देखिए अभी तक आपने 3 तरह का या कहो कि 6 तरह का क्वांटम नंबर आपने पढ़ा है। सबसे पहले आपने पढ़ा ऑर्बिटल क्वांटम नंबर L, स्पिन क्वांटम नंबर S और टोटल क्वांटम नंबर J, और फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक वाला ML, MS और MJ। There are 6 quantum numbers in our discussion. Now we will see how these quantum numbers are related to one another. एक दूसरे से ये क्वांटम नंबर कैसे संबंधित है, अब इनफैक्ट इस बात को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, अभी आपने देखा था कि हमारा जो जे वेक्टर होता है, जे वेक्टर मतलब टोटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, ये तो वास्तव में वेक्टर एल और वेक्टर एस का कॉम्बिनेशन है, उसका रिजल्टेंट है, उसका वेक्टर सम है। तो ऐसी स्थिति में
अगर हम वेक्टर जे के का कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन का कंपोनेंट ले लेंगे, मान लो जेड कंपोनेंट ले लेंगे, तो वह जेड कंपोनेंट एल और एस वेक्टर के जेड कंपोनेंट का ही कॉम्बिनेशन करना होगा। और चूंकि यह वेक्टर है तो दो तरह की बात होगी कि अगर हम लिखते हैं जे जेड, मतलब जेड कंपोनेंट ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, तो दैट विल बी इक्वल टू एल जेड प्लस माइनस एस जेड। एल जेड में एस जेड को जोड़ने से भी जे जेड मिलेगा और घटाने से ही मिलेगा, बोथ कॉम्बिनेशन विल बी वैलिड। सो यू कैन से जे जेड इज इक्वल टू एल जेड प्लस माइनस एस जेड। ओके, लेकिन आपने सीखा अभी कि जे जेड इज इक्वल टू एम जे इंटू एच बार, सीखा कि नहीं, और एल जेड इज इक्वल टू एम एल इंटू एच बार, और एस जेड इज इक्वल टू एम एस इंटू एच बार। तो ये वैल्यू पुट कर दिया। आप जरा गौर से देखिए तो एच बार फैक्टर तो हर एक के टर्म में मौजूद है, तो एच बार कैंसिल हो जाएगा और आपका रिजल्ट हो जाएगा एम जे इक्वल टू एम एल प्लस माइनस एम एस। एच बार कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एम जे दिस इज इक्वल टू एम एल प्लस माइनस एम एस। लेकिन याद करो, अगर तुम्हारा डिस्कशन लिमिटेड है सिर्फ इलेक्ट्रॉन पर, तो इलेक्ट्रॉन के लिए आपने सीखा है कि एम एस तो प्लस माइनस हाफ होता है। तो एम एस का तो फिक्स्ड वैल्यू है, या तो प्लस हाफ या माइनस हाफ, तो ये आप डायरेक्ट भी लिख दे सकते हैं। तो यहाँ अगर हम उसका वैल्यू पुट कर देंगे प्लस माइनस हाफ भी, तो ये प्लस माइनस रह ही जाएगा, प्लस 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 रहेगा, माइनस 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 रहेगा, लेकिन माइनस प्लस प्लस हो जाएगा। इसलिए एम जे को लिखा जा सकता है कि दिस इज एम एल अब प्लस माइनस हाफ। एम एल में हाफ को ऐड करो या हाफ को सब्ट्रैक्ट करो, तब तुमको क्या मिलेगा, एम जे। लेकिन याद कीजिए कि आप जो एम एल का मान लिखते थे वह क्या लिखते थे, तो माइनस एल से प्लस एल तक एक के स्टेप में, और एल का वैल्यू तो इंटीग्रल वैल्यू होता है। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए कि एल इज इक्वल टू 2, तो बोलो एम एल का वैल्यू क्या सब होगा, ये होगा -2, -1, 0, 1 एंड 2। अब क्या देख रहे हैं, एंड ऑल दीज वैल्यूज आर इंटीजर्स, ये इंटीग्रल वैल्यूज है। तो एम एल का वैल्यू इंटीग्रल वैल्यू होता है, लेकिन उस इंटीग्रल वैल्यू में आपको 1/2 या तो ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो जैसे मान लो कि 2 है एम एल का वैल्यू, उसमें 1/2 ऐड करेंगे, तो 2 प्लस 1/2 करेंगे तो दिस विल बी 5/2, ये हाफ इंटीग्रल हो गया। तो निश्चित रूप से चूंकि हमारा एम एस हाफ इंटीग्रल है और एम एल इंटीग्रल है, तो एक इंटीग्रल वैल्यू में हाफ इंटीग्रल वैल्यू को ऐड करें अथवा सब्ट्रैक्ट करें तो रिजल्ट आएगा हाफ इंटीग्रल, जैसे 5/2 हाफ इंटीग्रल है। इसलिए निश्चित रूप से एम एल के इंटीग्रल वैल्यू होने के कारण और एम एस का हाफ इंटीग्रल वैल्यू होने के कारण एम जे का जो वैल्यू होता है वह निश्चित रूप से क्या होता है, हाफ इंटीग्रल। जैसे आप निकाल सकते हैं, हमने अभी कहा कि एम एल का वैल्यू 2 मान लो, तो एम जे का एक वैल्यू आ गया 5/2 और दूसरा वैल्यू भी आएगा। यदि हम माइनस करेंगे तो क्या लिखेंगे, एल माइनस 1/2 लिखेंगे, और एल का वैल्यू रखना है 2, तो 2 माइनस हाफ दैट इज 3/2। क्या देख रहे हैं कि एल अगर एम एल अगर 2 है तो एम जे का 2 वैल्यू आया, एक वैल्यू आया 5/2 और दूसरा वैल्यू आया 3/2, लेकिन दोनों वैल्यू क्या है, हाफ इंटीग्रल है, ठीक है। तो निश्चित रूप से एम जे का हाफ इंटीग्रल वैल्यू आएगा। जहाँ ज़रूरत पड़ेगा इस कैलकुलेशन का, इस क्वांटम नंबर को जानने का प्रॉपरली किसी एग्जाम्पल में आप इसी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपने समझ लिया होगा, अब ज़्यादा एग्जाम्पल देने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए, लेकिन ये जो रिजल्ट है यह तो एम जे, एम एल और एम एस को रिलेट करता है। अब हमारा एम है जे, एल और एस को रिलेट करना। तो ध्यान से देखिए, आप अभी क्या पढ़े कि एम एल का वैल्यू लाई करता है फ्रॉम -L टू +L। इसका मतलब एम एल का अधिक से अधिक जो मान होता है, जो मैक्सिमम वैल्यू होता है,
दैट इज इक्वल टू एल। ओके, और उसी तरह से एम जे का जो ज़्यादा से ज़्यादा मान होता है वह बराबर होता है जे के, क्योंकि एम जे का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम माइनस जे टू प्लस जे। ओके, सो एम जे का भी मैक्सिमम वैल्यू जे के बराबर होगा। फिर आपने कहा कि एम एस माइनस एस टू प्लस एस, तो एम एस का भी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, मैक्सिमम वैल्यू एस ही के बराबर होगा। इस स्थिति में हम अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू ले लें तो ऐसा कह सकते हैं कि हमारा जो जे है दैट विल बी इक्वल टू एल प्लस माइनस एस। ये रिलेशन है जे एल और एस के बीच। लेकिन फिर आप ध्यान दीजिए, एस का तो फिक्स्ड मान है ना 1/2, इसीलिए जे बराबर आप ये भी डायरेक्टली कह सकते हैं कि जे इज इक्वल टू एल प्लस माइनस हाफ। ओके, जब भी तुमको टोटल क्वांटम नंबर जे जानना होगा तो एल में या तो एल में 1/2 ऐड करेंगे, उससे उसका पहला वैल्यू आएगा, फिर एल से 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, उससे उसका दूसरा वैल्यू आएगा। लेकिन यहाँ एक खास बात है कि ये जो इक्वेशन 4 है, जहाँ आप स्मॉल जे को डिफाइन कर रहे हैं, उसके वैल्यू को निकालने का फॉर्मूला लिख रहे हैं, दिस फॉर्मूला होल्ड्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ स्मॉल एल एक्सेप्ट वन वैल्यू। यह फॉर्मूला एल के सारे वैल्यूज के लिए सही है, लेकिन एक वैल्यू के लिए ये दोनों साइन प्लस माइनस नहीं होगा, केवल प्लस होगा, और वह वैल्यू क्या है, वह है एल बराबर 0। कहने का मतलब एल अगर 0 होता हो तब जे बराबर केवल लिखो एल प्लस हाफ, ये नहीं कि एल माइनस हाफ, वह नहीं लिख सकते हैं, केवल ये रिस्ट्रिक्शन है। एल के 0 होने पर जे अगर निकालना है तो केवल प्लस का साइन लेना है। तो जब एल बराबर 0 होगा तब जे बराबर केवल लिखेंगे एल प्लस 2, मतलब 0 प्लस हाफ, सॉरी एल प्लस 1/2, दैट इज 0 प्लस हाफ, दैट इज हाफ। बात सुन भाई, अगर यहाँ पर किसी ने माइनस ले लिया तो 0 माइनस हाफ होगा, लेकिन जे का वैल्यू माइनस हाफ नहीं होगा। बात सुन भाई, वो गलत होगा। तो ध्यान रखना है कि इसके अलावा तुम कोई भी वैल्यू ले लेते हो एल का, तब तो दोनों साइन यूज करना है। लेकिन अगर तुम 0 वैल्यू लेते हो तो जे का एक ही वैल्यू आएगा, वह है 1/2। लेकिन अगर मान लो कि हमने लिया एल इक्वल टू 1, तब क्या होगा जे, तब जब जे को लिखेंगे तो 1 प्लस माइनस 1/2, दोनों साइन लेना होगा। तो 1 में 1/2 ऐड करेंगे तो एक आएगा 3/2, 1 से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1/2। तो ऐसी स्थिति में जे का 2 वैल्यू आ रहा है, 3/2 भी और 1/2 भी। लेकिन अगर जे को आपने एल को आपने 0 रखा तो जे का एक और केवल एक वैल्यू आएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 1/2। ओके, हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आपने पूरी तरह से समझ लिया होगा। फिर भी अगर कोई कठिनाई हो तो जिस समय यह लाइव होगा आप यह पूछ सकते हैं। निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पुट करिए, हम आपको क्लियर करेंगे। ओके, अब देखिए, अब जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि हमारे एटम में ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन के कारण 2 तरह का एंगुलर मोमेंटम वेक्टर प्रेजेंट है। एक है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एल और दूसरा है स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एस। इनफैक्ट होता क्या है कि हमारा जो एटम है या इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों एल और एस एक दूसरे को मैग्नेटिकली इंटरेक्ट करता है, और इंटरेक्शन का मतलब है कि यह एक दूसरे पर टॉर्क अप्लाई करता है, इंटरनल टॉर्क उसको, ये बाहर से कोई टॉर्क नहीं लगाया गया। और ड्यू टू दैट मैग्नेटिक इंटरेक्शन बिटवीन एल एंड एस, होता क्या है कि एल वेक्टर और एस वेक्टर दोनों ही, इस दोनों का जो रिजल्टेंट है जे, जो आप इस फिगर में देख रहे हैं वेक्टर जे, उसके अबाउट आपका एल भी प्रिसेस करता है। प्रिसेशनल मोशन याद करो, जो लैमर प्रिसेशन पढ़ाया था, एल रोटेट करेगा, प्रिसेस करेगा अबाउट जे, और एस भी प्रिसेस करता है, जैसा आप फिगर में देख रहे हैं। तो एल प्रिसेस कर रहा है रिजल्टेंट जे के अबाउट,
एस भी प्रिसेस करता है जे के अबाउट। और इनफैक्ट अगर कोई बाहरी टॉर्क आपने नहीं लगाया, जैसे आप अपने एटम को फ्री स्पेस में रखेंगे, तो फ्री स्पेस में रखने का मतलब क्या हुआ कि एटम पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क काम नहीं कर रहा है। उस स्थिति में इंटरनल टॉर्क ही काम करेगा एल एस पर और एस एल पर, तो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, उसका इफेक्ट सिर्फ इतना है कि वह एल और एस को प्रिसेस कराएगा जे के अबाउट। ठीक है, और अगर ऐसी स्थिति में आप देखिए कि अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं काम करता है और प्रिसेशनल मोशन हो रहा है, तो आपने प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ा होगा कि अगर हमारे सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होता है तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो ऐसी स्थिति में इसका जो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है जे, वह क्या रहेगा, कंजर्व, कांस्टेंट रहता है। और एल और एस के बीच बनने वाला जो एंगल है थीटा, दैट रिमेन्स इनवेरिएंट, वो नहीं बदलता है। अगर मान लो एल और एस के बीच 75 डिग्री का एंगल बनता है तो हमेशा 75 डिग्री का एंगल ही बनेगा। अब ये एल और एस के बीच बनने वाला एंगल क्या होगा, इसको बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो आप जानते हैं कि जो एल और एस का जो कॉम्बिनेशन है उसके आधार पर, चूँकि आप इस बात को जानते हैं कि जे वेक्टर बराबर होता है एल प्लस एस के, होता है कि नहीं। तो अगर हम इस रिजल्टेंट जे का जो मैग्नीट्यूड है उसको फाइंड आउट करें, तो आप जानते हैं कि जे का मैग्नीट्यूड हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 2ls कॉस थीटा का स्क्वायर रूट। तो अगर तुम जे स्क्वायर ही लिखते हो तो क्या लिखोगे, स्क्वायर रूट हट जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 2ls कॉस थीटा। ठीक है, देखो जो बात अभी हम बताए थे वो सब यहाँ मेंशन किया हुआ, आप इसको देख लेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करके हम लोगों का एम है इस थीटा को जानना, जो आपने सीखा अभी कि वह इनवेरिएंट रहेगा, वह नहीं बदलेगा। तो उस इक्वेशन से अगर हम कॉस थीटा निकालें तो क्या होगा, कॉस थीटा दैट विल बी जे स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ls। लेकिन अभी आपने पढ़ा कि हमारा जो जे है, कैपिटल जे, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ जे इंटू जे प्लस 1 इंटू एच बार स्क्वायर। तो अगर उसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। सो जे स्क्वायर के जगह पर लिखा स्मॉल जे इंटू स्मॉल जे प्लस 1 इंटू एच बार स्क्वायर। ओके, फिर एल स्क्वायर, एल स्क्वायर को क्या लिखेंगे, एल इंटू एल प्लस 1 इंटू एच बार स्क्वायर। फिर है माइनस एस स्क्वायर, क्या लिखेंगे उसको, एस इंटू एस प्लस 1 इंटू एच बार स्क्वायर। ओके, एंड डिवाइडेड बाय 2ls, तो 2 लिखा, एल का वैल्यू फिर रखो, तो एल विल बी रूट ओवर एल इंटू एल प्लस 1 इंटू एच बार, और एस होगा रूट ओवर एस इंटू एस प्लस 1 इंटू एच बार। ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर में हर एक टर्म में एच बार स्क्वायर प्रेजेंट है, तो आप एच बार स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, और नीचे एच बार टाइम्स एच बार, ये भी हो जाएगा एच बार स्क्वायर। तो ऊपर वाला एच बार स्क्वायर और नीचे वाला एच बार स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इसलिए आपको कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, दिस विल बी जे इंटू जे प्लस 1 माइनस एल इंटू एल प्लस 1 माइनस एस इंटू एस प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स रूट ओवर एल इंटू एल प्लस 1 इंटू रूट ओवर एस इंटू एस प्लस 1। तो ये जो कॉस थीटा का वैल्यू से थीटा निकाल सकते हैं। और इनफैक्ट जैसा हमने कहा कि अगर हमारा एटम किसी एक्सटर्नल फील्ड में नहीं है, ये फ्री स्पेस में, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है इस पर, तो ये जो एंगल होता है वह कांस्टेंट होता है, फिक्स रहता है, वह बदलता नहीं है। एक्चुअली कॉस थीटा को, दैट इज थीटा को लिखने का ये भी तरीका है। थीटा है क्या, तो वेक्टर एल और वेक्टर एस के बीच का एंगल। हम लोग इसको थीटा नहीं लिख करके कॉस एल कॉमा एस ऐसा करके भी लिखते हैं। थीटा के जगह पर एल कॉमा एस दे के भी लिख, बहुत सारे टेक्स्ट बुक होगा जहाँ पर
इसी सिंबल में लिखा होगा, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि जब आप कोई बुक पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं हो। थीटा के जगह पर क्या लिख सकते हैं, एल कॉमा एस। दिस इज जस्ट ए नोटेशन, ये नहीं कि कोई अलग बात है, हमने थीटा मान लिया जो ज़्यादा कन्वीनियंट है, लेकिन आप ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान देखिए, अब अभी क्या कहा कि एटम किसी एक्सटर्नल फील्ड में नहीं है, एल और एस के बीच मैग्नेटिक इंटरेक्शन होगा, वह दोनों एक दूसरे पर टॉर्क लगाएगा जिसको आप इंटरनल टॉर्क कहते हैं, और उस टॉर्क के कारण एल और एस दोनों ही अपने रिजल्टेंट जे के अबाउट प्रिसेस करता है। अभी तो आपने ही सीखा है, लेकिन अब सपोज करिए कि आपका जो एटम है आप उसे एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। तो जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये जो रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम वेक्टर जे है, अब यह प्रिसेस करने लगेगा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बी के अबाउट। अगर तुम बी को देखो फिगर में, जेड के डायरेक्शन में अप्लाई करते हो तो दिस जे विल प्रिसेस अबाउट दिस जेड डायरेक्शन, इसके अबाउट इसका प्रिसेशनल मोशन शुरू हो जाएगा। लेकिन जे जब स्वयं प्रिसेस करने लगा बी के अबाउट, इसका ये अर्थ नहीं है कि एल और एस ने अपना प्रिसेशन बंद कर दिया। एल और एस अभी भी उसी तरह से जे के अबाउट प्रिसेस करता रहेगा जैसा वह फील्ड के एब्सेंस में करता था। तो आप इस फिगर को देखिए, हमने दिखाया है कि जो हमारा एल वेक्टर है वह प्रिसेस कर रहा है जे के अबाउट, हमारा एस वेक्टर है वह भी प्रिसेस कर रहा है जे के अबाउट, लेकिन स्वयं यह जो जे है वह प्रिसेस करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट। एक्चुअली ये सब जो आइडिया है, आगे जब आप जी मैन इफेक्ट पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इस आइडिया का उपयोग होगा वहाँ पर, बिल्कुल एग्जैक्टली इस सिचुएशन को वहाँ पर डिस्कस करेंगे। और एल और एस का यही कॉम्बिनेशन जिसे आप स्पिन ऑर्बिट कॉम्बिनेशन कहते हैं या स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कहते हैं, एक्चुअली दिस लीड्स टू द वेक्टर एटम मॉडल। यही वेक्टर एटम मॉडल को लीड करता है, इसी के कारण आप वेक्टर एटम मॉडल की बात करते हैं। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो आइडिया था स्पिन ऑर्बिट कपलिंग का आपके पर्टिकुलरली वन इलेक्ट्रॉन एटम के लिए निश्चित रूप से आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। यस और नो? आप अगर क्लियर हुआ तो डेफिनेटली सारे लोग जब लाइव होगा क्लास तो उसमें इस बात को लिखना कि यस इट इज़ कम्प्लीटली क्लियर, है ना। अगर कन्फ्यूजन है तो वो भी लिखना।